गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे, है ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो मुझे आप लोग को देनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है इस एक एग्ज़ाम को लेकर के। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, क्या बीएड किया हुआ होना जरूरी है, या आप बीएड अभी एडमिशन ही लिए हैं तो आप दे सकते हैं ऐसे, और या फिर एज का क्या है, एज का भी कुछ क्या क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, या फिर अगर हम पीजीटी देना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई मीन पेपर 1 या पेपर 2, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं सारा का सारा अपन क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ जैसे डाउट होता है कि अपन जनरल कैटेगरी से मैडम तो अपने को कितना नंबर चाहिए, ठीक है, या हम जनरल कैटेगरी से नहीं है मैडम तो हमको क्या, मैडम आप बहुत अच्छी अरे यार चुप रहो ना तुम लोग, थोड़ा जरूरी बात कर रही हूँ यार, मैं थोड़ा सा सुन लिया करो तुम लोग। चालू हो जाते हो आते साथ, मैडम अभी यहीं रहने वाली है, 1-2 घंटा तो यहीं तुम लोग के साथ लगे रहने वाली हूँ, ठीक है, फिर ताड़ते रहना जितना ताड़ना है, लेकिन फिलहाल अभी जरूरी बात कर रही हूँ यार, सुन लो थोड़ा सा, ठीक है, तुम्हारे ही काम का है, ठीक है। बस हमेशा तुम लोग को ना स्टार्ट कर लें, क्लास स्टार्ट कर लें कि यही करना है, बस तुम लोग को कर लेना। चलिए, तो आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाली हूँ सीटेट के एग्जाम के बारे में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये सीटेट और टेट में अंतर क्या होता है तो समझना। एक होता है सीटेट और एक होता है टेट। इस टेट जिसको आप बोल सकते हैं, सीटेट नाम से ही क्लियर है ना यार, सीटेट केंद्र का टेट, ऐसे पढ़ लो, ठीक है। केंद्र जो एग्जाम को लेता है उसको हम सीटेट कहते हैं, स्टेट जो एग्जाम को लेता है उसको सीजी टेट बोलोगे, एमपी टेट बोलोगे, यूपी टेट बोलोगे, वही है, और कुछ बहुत भारी चीज थोड़ी है, कोई पहाड़ थोड़ी है। हाँ, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग। आ चुके हैं लाइव, स्टार्ट करें हमारा क्लास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हर प्रकार की। मेरा ये वीडियो आप देख लेंगे ना, उसके बाद इस एग्जाम को लेकर के तो एक डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला, मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि किस किस टाइप का तुम लोग सोच सकते हो ना, वो सारा चीज मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले सीटेट क्या है, इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो मैं आपको देती हूँ। चलिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, दिख रही है क्या? यहाँ पर एकदम शॉर्टकट मैं बता रही हूँ ना, एकदम सरल भाषा में आपको चीजों को मैं समझाऊंगी, बिल्कुल बेसिक से कि आखिर एग्जाम क्या है, क्यों लिया जाता है, कौन लेता है, क्यों लिया जाता है, इससे होता क्या है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। पेशेंस बना के यार, बस 2 मिनट बैठना है तुम लोग को, ठीक है। और अगर वीडियो समझ आता है तो लाइक का बटन दबाने में तुम लोग का अंगूठा दर्द करेगा नहीं, तो बहुत प्रेम से लाइक का बटन दबा देना, ठीक है, और कमेंट कर दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, बाकी तुम लोगों की इच्छा है, ठीक है। देखते हैं, चलिए, सीटेट का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। सीटेट, इसका फुल फॉर्म होता है सी फॉर सेंट्रल, टी फॉर टीचर, ई फॉर एलिजिबिलिटी और टी फॉर होता है टेस्ट। मतलब समझ आया क्या? सीटेट का एग्जाम क्यों दिया जाता है, तो सीटेट का एग्जाम वे लोग देते हैं जो क्या बनना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं। अब इसमें टीचर भी 2 प्रकार से होता है। कैसे टीचर 2 प्रकार से होता है, तो एक वो टीचर होता है जो कि प्राथमिक बच्चों को पढ़ाते हैं, 1ली से 5वीं वाले बच्चों को, ठीक है, और दूसरा टीचर वो होता है जो कि 5वीं से ऊपर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब 6वीं से लेकर के 8वीं तक वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। समझ आया क्या? तो इसमें पूरे में हम इन दोनों चीजों पर ही बात करेंगे कि अगर आप 1ली से 5वीं वाले को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप 6वीं से ऊपर वाले को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। चीजें क्लियर है? सबसे पहले सीटेट क्या होता है अपने को समझ आ गया क्या? सीटेट का मतलब होता है बच्चे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं आगे। अब यहां पर से एक प्रश्न जो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है कि मैडम आखिर ये जो सीटेट का एग्जाम होता है ना, ये एग्जाम लेता कौन है, तो समझना, जो सीटेट का एग्जाम है वो सीबीएसई के द्वारा आयोजित होती है। किसके द्वारा आयोजित होती है? सीबीएसई के द्वारा ही आयोजित होती है भाई। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है। रीजन ये है क्योंकि जो सीटेट है ना, इसका एग्जाम केंद्र लेता है, आपका केंद्रीय लेवल का एग्जाम है। सीटेट अगर आपने एक बार दे दिया तो केंद्रीय लेवल के अंतर्गत जो वैकेंसीज आएंगी टीचर के अकॉर्डिंग, उसमें आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आया क्या समझ में? अब यहां पर आपके मन में फिर प्रश्न हो रहा होगा कि मैडम हमने सीटेट क्लियर कर लिया तो क्या हम स्टेट के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्स नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो, पेशेंस तो रखो थोड़ा सा, सब बता रही हूं। फिलहाल अभी सीटेट के बारे में समझिए कि सीटेट का जो एग्जाम है वो कौन लेता है। सीटेट का जो एग्जाम है बच्चे, वो आपका सीबीएसई, बहुत बेहतरीन एग्जाम है, ये पता है आप लोग को, बहुत बेहतरीन एग्जाम है, मतलब टफ वाला चीज नहीं है एकदम। अगर आप
ठान लेना कि मुझे क्लियर करना है, तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ये आपके लिए, आराम से आप निकाल सकते हो। और अगर कोई भी बच्चा है जो सच में सीटेट निकालना चाह रहा है तो तुरंत मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे ऑलरेडी 10 से 12 वीडियो मेरी इस पर आ रखी है, और किस तरीके से मैंने उसमें आपको समझाया है एकदम सरल भाषा में, आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत आराम से चीजों को पढ़ाया जाता है, बस पेडागोजी और आपको एमसीक्यूज करने हैं। थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम पॉइंट की तरफ। तो यह परीक्षा जो है सीबीएसई के द्वारा आयोजित होती है, पहली बात हमारी क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न जो आपका आ सकता है कि अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया तो आप कहां कहां पर शिक्षक बनेंगे। तो समझो, अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया बच्चे, तो आप केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या बनेंगे, एक टीचर बनेंगे, क्योंकि एग्जाम केंद्र सरकार लेती है। केंद्र सरकार जो एग्जाम लेती है उसे ही हम सीटेट कहते हैं। आया क्या समझ में? तो केंद्र के अंतर्गत जितने भी वैकेंसीज आएंगी उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और दूसरा एक जो एग्जाम होता है वो राज्य सरकार लेती है। राज्य सरकार जो एग्जाम लेती है उसे ही तो हम सीजी टेट बोलते हैं, एमपी टेट बोलते हैं, यूपी टेट बोलते हैं, वही है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपके माइंड में आ रहा है कि मैडम मान लीजिए हमने इस टेट के अंतर्गत कोई भी टेट का एग्जाम नहीं क्लियर किया हुआ है, या जो चाहिए वो हमने नहीं किया है, लेकिन हमने सीटेट क्लियर कर लिया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई भी स्टेट के अंतर्गत आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपने केंद्र का एग्जाम क्लियर किया हुआ है भाई। आया क्या समझ में? अब दूसरा प्रश्न जो आपके माइंड में आता है कि जो सीटेट का एग्जाम है वो क्या अलग अलग स्टेट में अलग अलग दिन होता है? ऐसा नहीं है। सीट पहले होता था, अब क्या होता है ना 2022 से क्या कर दिया गया है, ये जो सीटेट का एग्जाम है ना बच्चे, वो ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन हो रहा है, दैट्स व्हाई हर स्टेट में सीटेट का जो एग्जाम है वो एक ही दिन पर रखा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। सेम प्रश्न रहेंगे, सेम टाइम रहेगा आपका। आया क्या समझ में? तो सीटेट का जो एग्जाम है वो सभी स्टेट में होगा, एक ही दिन पे होगा, एक ही टाइम पर होगा, ऑनलाइन होगा। आया क्या समझ में? क्लियर है ये चीज हमारी। केंद्र तो एक ही है ना यार, कैसे प्रश्न पूछते हो तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आता है। स्टेट अलग अलग है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग दिन एग्जाम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया पीएससी का, सीजीपीएससी अगर एग्जाम ले रही है तो छत्तीसगढ़ वाले की मर्जी है कि वो कब एग्जाम लेगी। वैसे एमपीपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो एमपी वाले की मर्जी है वो कब एग्जाम लेना है उसको। आ रहा है समझ में? अब आप बोलोगे एमपीपीएससी और सीजीपीएससी भी एक दिन होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट एग्जाम्स है, लेकिन ये सीटेट है ना, ये केंद्र का एग्जाम है, देश तो एक ही ठो है ना, तो एक ही दिन एग्जाम होगा। ये चीज क्या क्लियर हो गई आपकी? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम देने के बाद आप कहाँ कहाँ शिक्षक बनेंगे समझ आ गया आपको। सीटेट का एग्जाम कौन लेता है? तो आपकी सीबीएसई लेती हैं, ठीक है। ये मैसेज करना बंद करो अभी तुम लोग, कमेंट करना बंद कीजिए, बिल्कुल जो समझा रही हूँ वो पहले समझ जाओ तुम लोग, है ना, क्योंकि तुम लोगों के चक्कर में ना बाकी लोगों को नहीं समझ आने वाला है, ठीक है। तुम लोग की मस्ती क्योंकि लगे रहने वाली है वो लास्ट में मैं देखूंगी, इसी वजह से पहले इधर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक। तो ये समझ आ गया अपने को। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आगे बात करते हैं। चलिए अब देखो एक प्रश्न आपके समान जो मैंने अभी आपको आंसर किया ना कि सीटेट का जो एग्जाम है वो एक समान परीक्षा है, वो यही था कि हर जगह पर एक ही दिन में एक ही समय पर एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑनलाइन फॉर्म डलेगा, ऑनलाइन आपको एग्जाम देना है और बिल्कुल एक टाइम पर आपको एग्जाम देना है। आगे क्या चीजें समझ में अपने को? चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी गाइस, लाइट ऑफ हो गया, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हुआ होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि सीटेट का जो एग्जाम आप देंगे उसकी वैलिडिटी कितने दिन की रहेगी। क्या हर साल ये सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है? ऐसा हो जाए तो कितना मजा आ जाए, सोचो। हाँ बहुत मजा आ जाएगा, नहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपको सीटेट का एग्जाम देना है, आपने एक बार सीटेट का एग्जाम दिया, फिर उसकी वैलिडिटी पहले 7 साल की थी, ठीक है, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और बढ़ाकर कितने साल किया गया पता है आप लोगों को? 8 साल, 10 साल, अरे लाइफ टाइम, समझ गए। तो सीटेट का एग्जाम अगर आपने एक बार दे दिया तो उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है, समझ रहे हो। एक बार रगड़ के पढ़ दो नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? एक बार रगड़ के पढ़ दो, मैं पढ़ाने के लिए बैठी हूं ना, मस्त पढ़ो, एक बार में क्लियर करो, टेंशन खत्म करो, पोस्ट लेकर के निकलो, और क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन तरीके से पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो सीटेट की वैलिडिटी समझ आ गई अपने को। सीटेट की वैलिडिटी कितने दिन की रहती है? तो इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम कर दिया गया। पहले 7 साल था, अब लाइफ टाइम हो गया, ठीक है। गोल्डन चांस है बच्चे, देख लो। चलो अब यहां पर हम आते हैं सीटेट के एग्जाम के पैटर्न को लेकर के कि सीटेट में जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है, जिसमें 150 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेगा। समझ आया क्या बात? यहां पर सीटेट का जो एग्जाम है टाइम कितने घंटे का मिलेगा? 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहती है, नंबरों की संख्या भी 150 रहती है। अब यहां पर से एक प्रश्न फिर तुम लोग के माइंड में आ रहा होगा कि मैडम क्या माइनस मार्किंग होता है? ये कैसे नहीं पूछेंगे हम लोग, मैडम जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा।
हमारा, क्यों नहीं जी। अभी तक तो इसमें माइनस मार्किंग अपने को देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन इस बार अगर रख ही देगा तो हम क्या कर लेंगे, समझ रहे हो ना। अभी तक जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं था। अब मैं बोल दी तुम लोग को, मान लो माइनस मार्किंग नहीं रहता है और इस बार सरकार ने रख दिया, तो तुम लोग बोलोगे मैडम बहुत तो बोले थे। तो इसीलिए बहुत प्रेम से मैं बोल रही हूं कि अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं था, माइनस मार्किंग नहीं था, अब कर देगा तो मैं नहीं जानती हूं भाई, ठीक है। चलिए आगे मैं बच के चलती हूँ थोड़ा तुम लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सीटेट का एग्जाम जो होता है ना, ये एग्जाम मोड कैसे होता है। तो मैंने बताया ना ऑनलाइन मोड होता है, केवल सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन होता है, टेट का नहीं होता है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बोल दिया सीटेट का एग्जाम, तो सीटेट और टेट का अंतर तो मैं समझा चुकी हूँ आप लोग को। तो सिर्फ जो सीटेट का एग्जाम होगा ना बच्चे, ये ऑनलाइन होता है। अब क्यों होता है ये आपको समझ आ गया क्या, क्योंकि केंद्र ले रही है 21 दिन पर लेगी और एक ही जगह पर लेगी, तो समझ रहे हो पूरे भारत के लोग वहीं पर जमा हो जाएंगे, ना तो उनके बैठने का जगह होगा, ना कोई इतना चेक कर सकता है। इसी वजह से ऑनलाइन एग्जाम होता है, सेम टाइम पर सेम दिन पर सेम प्रश्न के साथ। अपने अपने जगह से ऑनलाइन पेपर डालो भाई और बात को खत्म करो, ठीक है। लेकिन टेट का एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता है बच्चे, यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब देखो, अब जो आपका मेन प्रश्न था जो आपके भेजे में कब से घूम रहा था कि आखिर ये जो सीटेट का एग्जाम है वो कौन कौन दे सकता है ना, ये मेन प्रश्न आपके भेजे में घूम रहा था। अब देखो सीटेट का जो एग्जाम है ना बच्चे, ये डिप्लोमा डिग्री प्लस 2 साल बीएड या डीएल वाले दे सकते हैं। क्या समझे इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है बच्चे कि मान लीजिए इससे पहले क्या रखा गया था कि आपको बीएड कंप्लीट होना चाहिए तभी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते थे। इस बार इसमें चेंज कर दिया गया है। इसमें एक बार क्या चेंज कर दिया गया है, तो इसमें चेंज ये किया गया है कि मान लीजिए आपने कोई भी डिप्लोमा है आपके पास, ठीक है, कोई भी डिप्लोमा है आपके पास, डिप्लोमा कुछ भी हो सकता है, डीएल बीएड कुछ भी आपने मान लीजिए किया हुआ है। डिप्लोमा मतलब ऐसा डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित हो। हाँ मैं वही बता रही हूँ बच्चे, मैं वही बता रही हूँ आपको। डिप्लोमा मतलब आपके टीचरशिप से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे जेबीटी हो गया है ना, ये सब मान लीजिए आप लोगों ने कर रखा है और साथ में आप बीएड कर रहे हैं। तो बीएड मान लीजिए आपने कॉलेज एडमिशन लिया है, आप फर्स्ट ईयर में और कॉलेज आपने एडमिशन लिया, तब भी आप टेट का फॉर्म डाल सकते हैं। ये चेंज इस बार किया गया है। तो आपको क्या समझ आया मैंने क्या बोला। टेट का सी टेट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, तो सी टेट का एग्जाम हर वो बंदा दे सकता है जिसके पास कोई डिप्लोमा हो, ठीक है। अब डिप्लोमा ये आपके शिक्षक से संबंधित होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया जेबीटी किए होंगे या फिर कुछ भी आपने किया होगा। इसके अलावा आपने बीएड में एडमिशन ले लिया हो, ठीक है, बस एडमिशन ले लिया हो तब भी काफी है, तब आप टेट दे सकते हैं। चीजें यहां तक क्या हमारी क्लियर हो चुकी है, हो चुकी है क्लियर। बीएड आपका नहीं हुआ है तब भी आप दे सकते हो, लेकिन बस आपका एडमिशन की डिग्री होनी चाहिए कि भाई आपने एडमिशन करवा लिया है, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सी टेट के एग्जाम में मैडम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। मैडम ये पीआरटी और टीजीटी का क्या है। हाँ एक बहुत बढ़िया प्रश्न था, देखो मैं समझाती हूँ। ये पीआरटी और टीजीटी क्या है ये समझना तुम लोग, ठीक है। बढ़िया बेहतरीन प्रश्न पूछे हो तुम लोग। चलो एक सेकंड मैं बता रही हूँ, है ना। अच्छा मैं यही चीज तो सोच रही थी कि मैं क्या चीज अपने इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ। अब समझना, जो आपका प्रश्न है कि मैडम ये जो पीआरटी है ना, और ये जो आपका टीजीटी है ये क्या है, या फिर पेपर 1 और पेपर 2 का क्या मतलब होता है, यही पूछ रहे हो ना। तो समझो पीआरटी का मतलब होता है बच्चे प्राइमरी लेवल का। प्राइमरी लेवल का मतलब 1 to दिख रहे हैं ना, 1 to 5 पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तब आपको पीआरटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, पीआरटी देना पड़ेगा, जिसको पेपर 1 कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसी को आपका पेपर 1 कहा जाता है और ये आपका पेपर 2 कहलाता है। अब यहाँ पर फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैडम हम पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके लिए हमको क्या क्या किया होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप पहली से 5वीं तक के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 10+2 मान लीजिए आपने 12वीं पढ़ लिया है, ठीक है, 12वीं पढ़ लिया है और 12वीं पढ़ने के बाद आपने कोई भी एक डिप्लोमा कर लिया है, ठीक है। 10+2 प्लस आपने कोई भी एक डिप्लोमा, जैसे कि जेबीटी ही मैं ले लेती हूँ, आपने मान लीजिए जेबीटी कर लिया है और साथ में आपने बीएड का फॉर्म फिलअप कर दिया है,
इतनी चाहिए बस आपको। अगर आप पहले से 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, पीआरटी देना पड़ेगा, मतलब कि आपको पेपर 1 देना पड़ेगा। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो 10+2 12वीं पास आप होने चाहिए। 12वीं पास के बाद आपने कोई भी डिप्लोमा कर लिया हो जो कि टीचरशिप से रिलेटेड है आपका, और उसके अलावा आप बीएड में एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, तो भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आ रहा है कि पेपर 2 के लिए बताए, तुम लोग सब्र क्यों नहीं रखते हो बे, थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो ना, मैं वही बता रही हूँ। पेपर 1 समझ आ गया आप लोग को। अब आप मान लीजिए पेपर 2 देना चाहते हैं। पेपर 2 मतलब आपको 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आपका ग्रेजुएशन चाहिए, है ना। मान लो आपने ग्रेजुएशन किया है, एक बात समझना जो मैं भी समझा रही हूँ, मान लीजिए आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है। अब ग्रेजुएशन आपने किसी भी चीज़ में किया हुआ है, जैसे कि मान लो आपने एमए किया है, आपने बीएससी किया हुआ है, या फिर आपने कुछ और किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, या फिर आपने बीए किया हुआ है, ठीक है, प्लस इसके साथ में आपका बीएड होना चाहिए। आया क्या बात समझ में। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन हो गया है आपका, तो ग्रेजुएशन चाहे फिर आपने किसी में भी किया हो, अब एमए लिख दी हूँ तो इसका मतलब अब तुम लोग कमेंट मत करते पढ़ना, एमए मतलब तो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है मैडम बोल करके, इतना मेरे को भी पता है, ठीक है। तो तुम लोग ने मान लो बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, या फिर बीकॉम किया हुआ है, कुछ भी आपने किया हुआ है, साथ में आप बीएड भी कर रहे हैं, इसके लिए आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो इस एग्जाम को देने के लिए फिर आपको पीजीटी देना पड़ेगा। इस एग्जाम के लिए आप पीजीटी ही दे सकते हो। बस आया क्या समझ में बात। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं कि अगर आपको टेट का एग्जाम देना है, पहले से 5वीं तक को पढ़ाना है, तो 10+2 वाले भी दे सकते हैं, बशर्ते आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा के साथ साथ आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। सेम प्रोसेस पेपर 2 के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है, ठीक है। ये चीजें अपने क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर भी 2 टाइप का होता है, जैसे जो एग्जाम होगा ना, एक तो ये साइंस वालों के लिए होता है और एक आपके आर्ट वार्ट वालों के लिए होता है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको समझ आ गया कि एग्जाम कौन कौन दे सकता है। हर वो बंदा जो 12वीं पास है, उसके पास कोई डिप्लोमा है और प्लस वो बीएड कर रहा हो, तो हर कोई इस सीटेट का एग्जाम को दे सकता है। पेपर 1 को आप दे सकते हो, पहले से 5वीं तक के बच्चे को आप पढ़ा सकते हो। उससे ज्यादा की डिग्री है तो फिर आप पेपर 2 के लिए भी तैयारी कर सकते हो। और इससे सरल भाषा में क्या समझाऊं, इतने में समझ आ गया होगा तुम लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है, और आ जाना चाहिए, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। अब बात कर लें आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूं ना, वही चीज मैं बोल रही हूं। चलिए आगे बात कर लें। अब बात करते हैं कि सीटेट का एग्जाम समझ आ गया मैडम कि हम 12वीं पास भी दे सकते हैं, है ना। अब इस एग्जाम के लिए हमको पढ़ना क्या क्या है, कुछ नहीं पढ़ना है। सीटेट के एग्जाम और टेट के एग्जाम में एक अंतर होता है बच्चे, एक अंतर ये होता है कि सीटेट के एग्जाम में 50-50% का अंतर होता है, हम ये मान करके चल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज हो जाता है, वो हो जाता है पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी आपको पढ़ना पड़ेगा और ये ना आपके इस एग्जाम को और सरल बनाता है। ये सुनने में बस लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई टफ नहीं होता है। एक बार आप जाकर के विजिट तो करो मेरे चैनल पे, इतना आसानी भाषा में आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो प्लस आपको एमसीक्यू कर लो यार, पेडागोजी कर लो प्लस एमसीक्यू कर लो, सारे क्वेश्चन बनाते जाओ, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। बता रही हूँ ना, इतना टफ नहीं होता है, आराम से आप निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, और कुछ है क्या। हाँ भाई, यहाँ पर देखो सीटेट एग्जाम का क्या रख दिया गया है, सिलेबस भी यहाँ पर मैं एक बार डिस्कशन आपके साथ कर देती हूँ कि इस एग्जाम को लिए आप कैसे कैसे कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। देखो मैं पेपर 1 की पहले बात कर रही हूँ, है ना, जिसमें आप पहले से लेकर के 5वीं तक का एग्जाम, मतलब पहले से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा। पेपर 1 का सिलेबस क्या है तो ये भी आप एक बार देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात यह है जो कि 30 नंबर मतलब 30 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 30 नंबर का आपका रहता है, ठीक। दूसरे नंबर पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, बेसिक रहता है, रोमत बेसिक मैथ्स रहता है, ठीक है, वो भी आप आराम से कर लेंगे। 30 क्वेश्चन रहता है, 30 नंबर का रहता है, ठीक है। अब फिर से तुम लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मैडम ये मुझे पता है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम लोग को, अगर मैथ्स में 30 नंबर नहीं बना तो पूरा में पूरा किसका बनता है भाई, तो वो भी मैं बताऊंगी कि कितना नंबर तुम बना लोगे तो पास हो जाओगे, धैर्य तो रख लो थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद फिर है लैंग्वेज 1। अब अच्छा यहाँ पर एक चीज समझना, ये जो लैंग्वेज की बात हो रही ना, टोटल 20 लैंग्वेज में एग्जाम होता है, 20 भाषा में आपको एग्जाम होता है। ये फॉर्म डालने टाइम आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से भाषा में पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया, जिसमें इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू भी होता है। आप जो भी जिसमें भी कंफर्ट है आप उस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, ठीक। तो लैंग्वेज 1 यहाँ से भी 30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। लैंग्वेज 2 में भी 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर है। फिर आगे अपने इन्वायरमेंटल स्टडी में, इसके अंतर्गत याद रखना है 30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 150 नंबर का ये प्रश्न रहता है।
चीजें हमारी क्लियर हो चुकी होंगी मेरे ख्याल से, कोई तकलीफ में कमी नहीं हो रहा होगा। आ गया क्या समझ में? तो आसान है, एक बार आप ट्राई करो। अगर आप हो ना एलिजिबल तो बिल्कुल आपको पेपर देना चाहिए, और कोई भी पेपर हो चाहे बच्चे, आप बिना पढ़े तो दीजिए मत। बिना पढ़े देने का कोई मतलब ही नहीं है यार, टाइम वेस्ट अलग हो रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ के दे दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज अपने को समझ आ गया है। अब यहीं पर मैं पेपर 2 भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, अगर इसमें होगा तो है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पेपर 2 मतलब आप 5वीं से ऊपर वाले बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो सेम है, इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। कैसे बोलूं? तो देखो, इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, पेडागोजी है, 30 प्रश्न रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। ठीक, दूसरा है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, जो चूज कर लो आप, इंग्लिश, हिंदी, आपकी इच्छा है। संस्कृत में भी आप करना चाहते हैं तो संस्कृत में भी मैं इसकी क्लास लूंगी, है ना, क्योंकि ब्राह्मण लोगों को संस्कृत पढ़ाने का मौका मिल रहा है बहुत दिनों बाद। ठीक है, तो ये भी 30 प्रश्न रहेगा, 30 नंबर का, 30 प्रश्न रहेगा 30 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें देखना, मतलब जो बच्चे मैथ्स और साइंस वाले हैं, या मैं बोलूं कि साइंस ग्रुप वाले हैं, साइंस ग्रुप के अंतर्गत साइंस भी आता है, मैथ्स भी आता है, बायो भी आता है, मैथ्स भी आता है, मतलब आपको मैथ्स आता है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, और एक होता है जिसमें सोशल स्टडीज रहता है, मतलब BA MA वाले जो हैं, 8 सब्जेक्ट वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्लियर किया गया कि ये जो एग्जाम है ना, वो आपका 60 नंबर का होने वाला है, मतलब टोटल 150 नंबर का ये भी प्रश्न होने वाला है। आया क्या समझ में? सेम ही प्रश्न रहेगा यार, पेपर 1 के जैसे ही पेपर 2 भी रहेगा। आराम से चीजों को डील करना है, बहुत आराम से हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज ही नहीं पढ़ना है इसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है अपने को, ठीक है, और पेडागोजी पढ़ना है, MCQ करना है, खत्म, कोई परेशानी ही नहीं है। मैथ्स बिल्कुल बेसिक सा रहेगा, जो आप आराम से कर सकते हैं, कम से कम पास हो जाओ, इतना तो मैं तुम लोग को सिखा दूंगी, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ये तब की बात है, बाकी चॉइस आपकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, और कुछ है क्या? हो गया बस ये तृप्ति मैडम ब्यूटीफुल सी। ठीक है, तो अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आप CTET का एग्जाम देना चाह रहे हैं, और जैसा कि हमने अभी देखा, क्या देखा हमने, कि जो प्रश्न है वो आपका कितने नंबर का होने वाला है, 150 नंबर का प्रश्न होने वाला है। अब यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैडम 150 नंबर का प्रश्न आ रहा है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे कितना नंबर लाना पड़ेगा? 90 नंबर लाना पड़ेगा एनी हाउ, 90 नंबर लाना पड़ेगा एनी हाउ। आ गया क्या समझ में? 150 में 90 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब आप पास हो जाएंगे बहुत आराम से। और अगर मान लीजिए जनरल को छोड़ करके आप किसी और कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर आप ले आएंगे, आप पास हो जाएंगे। आगे क्या समझ में? ये है CTET का एग्जाम। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा। चीजें क्लियर हो चुकी हैं, फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से दौड़ करके जाइए, फॉर्म डालिए, और लगभग आकर के, बिल्कुल भाग करके आकर के मेरे साथ तैयारी करना शुरू कीजिए। ऑलरेडी 12 वीडियोस मेरे चैनल पर डल रखे हैं, उसको देख के फटाफट से नोट्स बनाना चालू कीजिए। PDF मैं नहीं देती हूँ, आपको वीडियो देखकर ही नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अकेली बंदी हूँ। ठीक है, मैं तुम लोग को पढ़ाऊं, कंटेंट रेडी करूं या PDF प्रोवाइड करूं, तो इतना कुछ नहीं होता है मेरे से। हाँ, टेलीग्राम चैनल आप मेरा जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का फायदा सिर्फ इतना ही होने वाला है कि टाइम टाइम पर कुछ कुछ चीजें मैं डालते रहती हूँ, क्लास रिलेटेड अपडेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, करंट से रिलेटेड भी कुछ कुछ न्यूज में डाल देती हूँ जब तक टाइम मिलता है मुझे, तो आप बिल्कुल वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, ये भी आपकी इच्छा है। तो समझ आ गया अपने को CTET का एग्जाम क्या होता है, एलिजिबिलिटी। अच्छा, आयु की बात कर लें थोड़ा सा। आयु से प्रश्न आ रहा है कि मैडम इसके लिए एज क्या चाहिए होता है। एज ना बच्चे, CTET का जो एग्जाम है ना, ये आपके दादा भी दे सकते हैं। आ रहा है क्या समझ में? CTET का जो एग्जाम है ना, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आपके दादा और परदादा भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये मैक्सिमम एज की बात हो गई। ठीक है, मिनिमम एज की अगर मैं बात कर लूं तो मिनिमम एज इसका 17 साल रखा गया है। 18 बोलते हैं, पर 17 साल में अगर मान लीजिए आपने 12वीं पास कर लिया और आपके पास कोई डिप्लोमा है, ठीक है, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और कुछ, और कोई डाउट, और कोई परेशानी, पूछो। मैडम आप भी देंगी क्या? मैं सरकारी नौकरी लेकर के बैठ जाऊंगी तो तुम लोग को पढ़ाएगा कौन बे? बताओ। मैं यहाँ तुम लोग को टीचर बनाने के लिए बैठी हूँ, बनने के लिए थोड़ी बैठी हूँ। मैं यहाँ बनाऊंगी, तुम जैसे लाखों करोड़ों टीचर्स को बनाऊंगी मैं, ठीक है, और तुम भी बनोगे। हो सकता है अगले शिक्षक या शिक्षिका आप हो सकते हैं। बिल्कुल राष्ट्रहित में जारी ये चैनल मेरा बनाया गया, बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, है ना, ताकि हर बच्चा इस शिक्षा का माध्यम से क्या कर सके, अपना स्टडी को टाइट कर सके और एग्जाम क्लियर कर सके। बिल्कुल आपके लिए आपका चैनल है,
आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा और फिर मैं तो हूं ही आप लोगों के लिए। आ गया समझ में? मस्त पढ़ेंगे, तगड़े तरीके से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी बात, ये वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जिनको C-टेट का मतलब नहीं पता उनको मतलब हो सके। कैसा लगा वीडियो? लाइक कॉमेंट करके आपको जरूर से बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तुम लोग मस्ती करोगे, मैं नहीं सुनने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ है नहीं तुम लोगों के माइंड में। मुझे पता है, रहने देते हैं, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? शेयर करना है ईमानदारी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।